भाई ये है स्कैटर्ड प्लॉट डायग्राम, ठीक है। इसके अंदर तुम्हें दो चीज़ें दी हुई होंगी। CLO1 से है ये पहला टॉपिक है CLO1 का। ये भी बताना पड़ेगा। बताओ। ये टॉपिक CLO1 से लिया गया है। इस टॉपिक का नाम है स्कैटर प्लॉट। इसके अंदर तुम्हें दो डाटा दिया हुआ होगा हमेशा, और इसका तुम्हें ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो और ग्राफ में हमें बेसिकली नतीजा निकालना है कि ये पॉजिटिवली कोरिलेशन है, नेगेटिवली कोरिलेशन है या नो कोरिलेशन है, ठीक है। तो और अब वो किस तरह पता लगेगा देखते हैं। सबसे पहले तो ग्राफ बना लिया और ये देख लेंगे हमारे पास वो क्या दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कॉस्ट ऑफ राइस दी हुई है और क्वांटिटी सोल्ड दिया हुआ है। 35 रुपये के अंदर 100 किलो चावल मिल रहे हैं, 37 के अंदर 95 मिल रहे हैं, यानी हम पैसे बढ़ाते जा रहे हैं और हमें सामान कम मिलता जा रहा है। यानी ये नीचे की साइड अभी ग्राफ डालते हैं पहले इसका, ठीक है। तो प्लॉटिंग कर ली उसी हिसाब से, असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे भी छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे भी 100 क्या कहते हैं 35 रुपीज़ के ऊपर हमें 100 मिल रहे हैं, हमने 35 के ऊपर पॉइंट लगा लिया। फिर हमें मिल रहा है 37 के ऊपर 95, तो हमने 37 के ऊपर 95 पे लगा लिया। 40 के ऊपर 80 मिल रहा है तो 40 के ऊपर 80, और इस तरह पॉइंट लगा लिए, ठीक है। अब हम इन पॉइंट्स को देखते हुए एक ऐसी मेजरिंग लाइन ड्रॉ करेंगे जो पॉइंट को क्रॉस ना कर रही हो, पॉइंट के ऊपर ना आ रही हो, बस वो लाइन जो है हर पॉइंट से करीब हो। टेंजेंट टच करके जा रही है, नहीं ये टच करके नहीं जा रही, ठीक है। एक ऐसी इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेनी है बेसिकली वो एक को कर रही है, ठीक है। लाइन को ड्रॉ कर लिया जो हर पॉइंट से करीब होगी। अब ये लाइन देख रहे हो ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, ऊपर से नीचे आ रहा है, और तो इसका मतलब ये नो कोरिलेशन है। ऊपर से नीचे आ रही है नो कोरिलेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है नो कोरिलेशन में, वो क्या कहते हैं नेगेटिवली कोरिलेशन है। एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही होती है और दूसरी चीज़ डिक्रीज़ हो रही होती है, तो वो नेगेटिव कोरिलेशन होती है। दूसरी इसकी एग्जांपल देखते हैं। इसमें वही है, हमारे पास एक वो दिया हुआ है और ग्राफ दिया हुआ है और उसको हम देख लेते हैं। 35 के ऊपर मुझे 70 किलो मिल रहा है, ठीक है। 38 के ऊपर मुझे 72 kg मिल रहा है, ठीक है। 41 के ऊपर मुझे 70 kg मिल रहा है, यानी 41 में मुझे ज़्यादा पैसे देने के बाद मुझे कम क्वांटिटी मिल रही है, फिर मैं और ज़्यादा पैसे दे रहा हूँ और कम क्वांटिटी मिल रही है, मतलब ठीक है। नॉर्मल हो रहा है कुछ। हाँ बहुत अजीब सा है, ठीक है। तो अब हम इसी तरह असेंडिंग ऑर्डर में ग्राफ पुट किया, फिर देखा 35 पे 70 लगा लिया, 38 पे 72, 41 पे 70, और इसी तरह करके सारे पॉइंट लगा लिए। अब हम इनके बीच में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखो एक पॉइंट यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है, ठीक है। मैंने कहा था लाइन जो है वो किसी पॉइंट को टच नहीं कर रही होनी चाहिए, लाइन ऐसी होनी चाहिए कि वो हर पॉइंट से करीब हो। तो अगर इसको देखते हुए हम मारें तो ये एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, या काफ़ी हद तक स्ट्रेट लाइन आ रही है। जब यहाँ पे तुम्हारी स्ट्रेट लाइन आ जाए तो ये हो जाएगा देयर इज़ नो कोरिलेशन इन बिटवीन, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा पैसे दे रहा हूँ मुझे सामान ज़्यादा मिलना चाहिए या तो कम मिलना चाहिए, क्योंकि कोई सीक्वेंस नहीं बन रही इस चीज़ की, देयर इज़ नो कोरिलेशन। दूसरे के ऊपर आते हैं। इसमें मैं 35 रुपये दे रहा हूँ, 100 किलो मिल रहा है, ठीक है। 37 रुपीज़ दे रहा हूँ, 101 मिल रहा है। 41 पे 103 मिल रहा है, 49 पे 107 मिल रहा है। यानी यहाँ पे अगर मैं कॉस्ट इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो मुझे सामान भी इंक्रीज़ ही मिल रहा है, यानी दोनों चीज़ें साथ में बढ़ रही हैं। इसी तरह अब मैंने इसका भी ग्राफ प्लॉट किया, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट ऊपर, ठीक है। अब इसकी तुम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करोगे तो ये ऐसे जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। एक में तुमने देखा कि नीचे जा रहा था, एक में देखा ऊपर जा रहा है, एक में देखा स्ट्रेट जा रहा है। नीचे जा रहा है नेगेटिवली, ऊपर जा रहा है पॉजिटिवली, स्ट्रेट है नो कोरिलेशन। तो अब यहाँ पे यानी ये है पॉजिटिवली कोरिलेशन। अब आते हैं स्टेम एंड लीफ के ऊपर। ये भी CLO1 का दूसरा टॉपिक है, या पता नहीं कौन सा टॉपिक है, CLO1 का टॉपिक है स्टेम एंड लीफ। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमें जो है एक डाटा दिया हुआ होगा यार, ठीक है। स्टेम एंड लीफ इसमें जो है हमें एक डाटा दिया होगा जो नंबर्स पे होगा, ठीक है। और इसके अंदर हमें क्या करना होता है, हमें जो है सेट्स बनाने होते हैं डिफरेंट। अब या तो हमें बताया हुआ होगा कि सेट किस तरह बनाने हैं, और या तो हमें मतलब बताया होगा, नहीं बताया होगा तो मतलब कोई हिंट दी हुई होगी जिस हिसाब से बनाने होंगे। यहाँ पे मैंने जो है 10s 20s 30s 40s वाइज बनाया है। सर ये भी देख सकते हैं कि 10s और 20s 30 वाइज बनाओ, वैसे जो मोस्ट कॉमन वे है वो इसी तरीके की। तो सबसे पहले जो तुम्हें डाटा देगा उसमें जो है तुम्हें सबसे पहली चीज़ जो करनी है वो उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, छोटे से बड़े की तरफ। तो तुम यहाँ पे छोटे से बड़े की तरफ अरेंज कर लिया, ठीक है। अब हम बनाएंगे स्टेम और लीफ। स्टेम और लीफ के अंदर हम वही, अगर हम लोग 10s से कर रहे हैं तो 10s 20s 30s 40, ठीक है, 40s, ठीक है। अब उसके अलावा जो नॉर्मल नंबर होंगे उनके साथ 0 आ जाएगा। अगर मैं 7 लिख रहा हूँ तो वो 10s या 20s 30s के अंदर काउंट नहीं होगा, उसके साथ 0 ही लिखूँगा, ठीक है। 0 1 20 30 और 40 यहाँ पे मैंने लिख लिया। 1 से 10 से 20s 30s 40, और ये वाला पार्ट लिखना नहीं है, समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। अब 0 के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज़ आ रही है, 7 और 8, उसके बाद 10s की वैल्यू शुरू हो रही है, तो 7 और 8 यहाँ लिख लिया।
ठीक है। और फिर हम टेंस के देखेंगे। टेंस के अंदर ये आ रहा है 13 आ रहा है, 13 आ रहा है, 15 और 17, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमने 13 नहीं लिखा, यहाँ पे हमने खाली 3 लिखा है। इसको पढ़ने का तरीका ये होता है 10 यानी यहाँ 1 है और यहाँ 3 है। अब हम दोनों को इस तरह साथ अगर मैं लिखूँ तो ये हो जाएगा 13, ये इस तरह लिखा हुआ है, ठीक है। यानी ये 13 है, ये 13 है, ये 15 है और ये 17 है। 2 बार आ रहा है तो दोनों बार एग्जैक्ट लिख लिया। उसी तरह 20s की लिख लिया, उसी तरह 30s की लिख लिया और उसी तरह 40s का लिख लिया। अब बाज़ औक़ात ये भी होता है कि इस टाइम लीफ निकाल लिया, उसके बाद बोला होता है कि हमें लीफ की फ्रीक्वेंसी भी बताओ कि ज़ीरोज़ की क्या, वो वंस की क्या फ्रीक्वेंसी होगी, 10s की क्या है, 20s की क्या है, 30s की क्या है, 40s की क्या है। तो जितने नंबर होंगे ना हमारे पास, हम उनकी वो बता देंगे कि जितने नंबर्स होंगे हमारे पास यानी कैरेक्टर्स होंगे। यहाँ पे मेरे पास 2 कैरेक्टर्स थे, 2 लिख लिया, 4 थे 4, 5 थे 5, 5 थे 5, 1 था 1। ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। अब अगर मुझसे खाली रैंडमली पूछ लिया जाए कि 20s की क्या फ्रीक्वेंसी थी, तो मैं 20s पे आऊँगा, 20s पे बता दूँगा। 20s की फ्रीक्वेंसी मेरे पास 5 थी, ठीक है। ये हो गया स्टेमन लीफ। इसी के साथ एक चीज़ हमें पूछी जाती है परसेंटाइल। परसेंटाइल का क्या सीन है? परसेंटाइल जब भी तुमसे पूछा जाएगा उसके साथ तुम्हें नंबर दिया हुआ होगा कि किसका परसेंटाइल निकालना है। और अगर नंबर नहीं दिया होगा ये भी पूछ सकते हैं कि लास्ट नंबर का परसेंटाइल निकालो, फर्स्ट नंबर का परसेंटाइल निकालो या सेंटर नंबर का परसेंटाइल निकालो। तो तुम जो डाटा दिया हुआ था उसमें से काउंट नहीं करोगे, जो तुमने अरेंजिंग करी है उसमें से काउंट करोगे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ले लिया कि मैं 28 का हमें निकालने बोला है परसेंटाइल, तो मैंने 28 को ले लिया, ठीक है। अब 28 का मैंने देख लिया यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अब मैं 28 के लेफ़्ट साइड पर जाऊँगा और काउंट करूँगा कि मेरे पास कितने नंबर दिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर दिए, मैंने 10 लिख लिया, ठीक है। अब मैं देखूँगा टोटल नंबर कितने हैं। टोटल नंबर मैंने काउंट किया, टोटल नंबर 17 थे, मैंने 17 ले लिया, मल्टीप्लाई बाय 100 और फिर मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया 58.8%। लेकिन ये वाली जो चीज़ है कभी पॉइंट में नहीं होती, तो अब अगर मुझे उसका अप्रॉक्सीमेट करना है यानी राउंड ऑफ करना है तो मैं 59 कर दूँगा। 59 हो गया, ठीक है। तो अब मैं इसका आंसर कैसे लिखूँगा? सो 28 इज़ अराउंड दी 59th परसेंटाइल। बेसिकली हमारे पास जो भी रेंज दी हुई होती है हम उसको 100 के स्केल पर लेकर आते हैं और बता देते हैं कि 28 का किस स्केल पे स्टैंड कर रहा है। तो 28 जो है 59th स्केल पे स्टैंड कर रहा है। अच्छा, CLO1 में 2 टॉपिक और रह गए थे जिसमें कोरिलेशन और रिग्रेशन था। तो कोरिलेशन और रिग्रेशन की वीडियो जो है वो पहले से यूट्यूब पे डाली हुई हमने। अब ये है एक CLO3 का टॉपिक काई स्क्वायर, ठीक है। अब काई स्क्वायर क्या चीज़ है? काई स्क्वायर में आपको एक फार्मूला होता है आपके पास, समीशन ऑफ OE इसका होल स्क्वायर और E। आपको इसमें क्या चीज़ें निकालनी है? आपको इसमें O भी निकालना है, E भी निकालना है। E निकालने के लिए आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, सही है। और हमारे पास जो डाटा गिवन है उसके थ्रू सारा काम होगा। डाटा का गिवन है हमारे पास, जो है ना, उसने सवाल दिया है कि अ डाई इज़ टॉस्ड 180 टाइम्स। अब ये 180 टाइम्स इसने बताया है, ये कुछ भी कह सकता है, वो 60 टाइम्स भी बोल सकता है, वो 70 टाइम्स भी बोल सकता है, उसकी मर्ज़ी। उसने बोला 180 टाइम्स टॉस हुआ है और उसका जो रिज़ल्ट है वो ये है। उसने बोला 6 दफ़ा टॉस, मतलब 6 दफ़ा इतनी दफ़ा टॉस हुआ है, मतलब इसकी फ्रिक्वेंसी इतनी है। एक तरह से फ्रिक्वेंसी दी है। टॉस के मेरे पास 1 जो है 28 दफ़ा आया और हाँ, जो यही दो नंबर था चीज़ वो बताना चाह 36 रहा है और 1 जो है वो 28 दफ़ा आया, 2 जो है वो 36 दफ़ा, 3 36 दफ़ा, 4 30 दफ़ा, 5 27 दफ़ा, 6 23 दफ़ा। वो मुझसे कह रहा है करेंगे तो 108 आ जाएगा। हाँ, इस सबको ऐड करेंगे तो 180 आ जाएगा। अब मुझे इसके निकालना है, काई स्क्वायर निकालना है, ठीक है। इसको निकालेंगे, मैंने लिखा 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है। 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है कितनी दफ़ा आने की? किसी भी प्रोबेबिलिटी 1.6 सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 ही होगी क्योंकि टोटल कितने 6 हैं। 6 शेप्स हैं उसके, एक के छक्के के में एक आने के कितने चांसेस हैं? 1/6 हैं। 2 के कितने हैं? 1/6 है, क्योंकि एक ही है ना छक्के में। तो 6 सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1। ऐसा क्या होता है कि यहाँ पे 2 आ जाता? ऐसा क्या होता अगर 2 छक्के होते? हाँ, नहीं होती तो बेटा तो फिर अपॉन में भी 12 आ जाता। हाँ, सही बोल लो। अच्छा, अब O की बात करें तो O हमारे पास ये गिवन है फ्रिक्वेंसी हमारे पास O कहलाती है। अच्छा, O हमारे पास फ्रिक्वेंसी, जब हमने फ्रिक्वेंसी लिख दी उसका टोटल करा 180। अब ये जो हमारे पास 180 है ना, ये O का जो हम टोटल कर रहे हैं, सही है, वो हमारे पास आता है, उसको हम मल्टीप्लाई कराते हैं प्रोबेबिलिटी के साथ। 180 को 1/6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो जो हमारे पास चीज़ आ रही है वो हमारा E कहलाता है, ठीक है। E का फॉर्मूला था 180, यानी जो हमारे पास O है उसका टोटल करने के बाद प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास जो चीज़ आ रही है वो हमारे पास कहलाएगी E, और सबका E सेम ही आएगा क्योंकि सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है।
जब सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है, हमने ई को भी सम करा तो हमारे पास ई भी हमारे पास 80 आ रहा है, 180 आ रहा है। अब हम इसको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। कैसे? यहाँ पर हमने लिखा ओ कितना है 180 माइनस ई कितना है 180, इसका हमने करा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 180, ये लिखा हमने, ठीक है, ये लिखा हमने। और इसका सम भी होगा साथ में, सम भी लिखा वो उसमें, इसके सम का, यानी इसके सम का हम ये करेंगे। जब हम इसको इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे तो हमारा आंसर ये आएगा। कैलकुलेटर ला। अच्छा, इसके अंदर ये होगा कि अपना ई जो है, जब हम यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर पुट कर रहे हैं, ई की वैल्यू हमारे पास 30 निकली थी, क्योंकि 180 को जब हम प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कराते हैं तब ई निकलता है। तो हमने यहाँ पर ई की वैल्यू 30 रखनी है, यहाँ पर भी ई की वैल्यू 30 रखेंगे, और इस ओ की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 28। जब सबका सिंगल सिंगल निकाल लें तो सिंगल सिंगल ही आएगा, यहाँ सम जो है वो एंड। जब हम इन सबको निकालने के बाद सम करेंगे ना, तो वो हमारे पास असल आंसर होगा किसका, का स्क्वायर का, ठीक है। तो 28 को हमने माइनस कराया फॉर्मूले के हिसाब से 30 से, डिवाइड करा दिया 30 से, और इसको हमने जब कैलकुलेट करा तो हमारे पास आंसर आ रहा था 0.13। इसी तरह फिर हम 36 को लिखेंगे, 36 को माइनस करेंगे 30 से, उसको होल स्क्वायर करके डिवाइड बाय 30 करेंगे, फिर हमारे पास आंसर आएगा, वो होगा 1.20। इसी तरह हम सबका निकालेंगे, सबका निकालने के बाद सब इन सारी चीज़ों का सम करेंगे। ये जो हमारे पास आंसर आ रहा है, ये हमारे पास का स्क्वायर है, और हमें सिर्फ इसके अंदर सिर्फ चार्ट ही बनाना है और कुछ भी नहीं करना। हमें सर इस तरह सवाल देंगे, सही है, चार्ट दे दिया सर ने, हमें फ्रिक्वेंसी दे दी और हमें नंबर दे दिए कितने हैं, कितने नंबर कितनी दफ़ा आ रहे हैं, हमें एक्स और फ्रिक्वेंसी दे दी, और हमने उसकी मदद से पहले प्रोबेबिलिटी निकाली कंडीशन को देखते हुए, उसके बाद ओ निकाला, और ओ का सम करने के बाद हमने ई निकाला। अब सिंगल सिंगल हमने सबका सम किया, वो सिंगल सिंगल हमने सबको इस फॉर्मूले में पुट करा, सही है। इस फॉर्मूले में पुट करने के बाद जब इस सबका सम किया, सम करने के बाद जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो हम यहाँ लिख देंगे। हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है फॉर्मूला लिखने की, हमें सिर्फ ये टेबल बनाना है बस। इसकी दूसरी एग्जाम्पल देखें, तो दूसरी एग्जाम्पल में बोल रहा है फायर डिपार्टमेंट रिकॉर्ड इन अ सिटी शो दैट द लास्ट 350 फायर्स, 350 हमारे पास क्या हो गया, हमें यहाँ पर क्या दिया था, जैसे 180 दिया था 180 टाइम्स, इसी तरह हमारे पास 350 180 की तरह हो गया। सम ऑफ समथिंग, हाँ, सम ऑफ समथिंग। वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू टुडे एज अ वीक एज फॉलो। उसने जो हमें टेबल दिया उसमें कह रहा है कि ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मंडे जो वो 35 टाइम आया, ट्यूसडे 35 टाइम आया, वेडनेसडे 45 टाइम आया। इसी तरह सबकी हमने फ्रिक्वेंसी लिख दी और हमारे पास एक्स आ गया। ये एक तरह से हमारे पास एक्स है और ये हमारे पास फ्रिक्वेंसी है। अगर हम देखें तो हमने पिछले टेबल में एक्स का कॉलम भी बनाया था, लेकिन मैं एक्स का कॉलम बनाऊँ तो यहाँ पे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मुझे लिखना पड़ेगा, जो अजीब से लगेगा नंबर्स के अंदर टेबल में, अजीब सा लगेगा, जो ना ही नोट्स में हुआ था और ना ही मैंने लिखा। लिख सकते हैं, लिख लो, मैंने को मना करा, पर कुछ रख दो। अच्छा, मैंने फ्रिक्वेंसी लिखी। प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मंडे एक हफ्ते में कितनी दफ़ा आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, एक दफ़ा आएगा, हफ्ते में एक दफ़ा आएगा। और कितने होते हैं हफ्ते में, दिन कितने होते हैं 7, तो 1/7 इसकी प्रोबेबिलिटी निकल गई। सबकी प्रोबेबिलिटी सेम होगी क्योंकि सारे दिन हफ्ते में एक दफ़ा आते हैं। इस सब की प्रोबेबिलिटी का सम करेंगे तो 1 आएगा। लास्ट में हम टोटल लिख रहे हैं, हमने ओ का भी टोटल लिखा। अब मैंने बोला था जो ओ का टोटल है वो उसको हम प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कराते हैं, ओ के टोटल को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कराते हैं, हमारे पास ई निकलता है, सही है। ई निकल गया हमारे पास किसका, 35 को इससे मल्टीप्लाई कराया 350 को इससे मल्टीप्लाई कराया 50। अबे यार 350 भी लिख दिया हमने, ये 50 है सारा। फिर 350 को इससे मल्टीप्लाई करा, प्रोबेबिलिटी सेम है, सबका आंसर 50-50 आया, सबका सम किया, मेरे पास आंसर आ गया 350। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे निकालना है इसका अलग निकलेगा, इसका अलग निकलेगा। कैसे निकलेगा, मेरे पास फॉर्मूला था क्या, ओ माइनस ई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई। अब मैं यहाँ पर रख रहा हूँ ओ की वैल्यू क्या है 35 माइनस ई की वैल्यू क्या है 50, इसका हमने करा होल स्क्वायर डिवाइड बाय ई की वैल्यू क्या है 50। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा मेरे पास आंसर आएगा 4.5। इसी तरह मैं 35 का दोबारा निकाला 4.5, 45 रख के दोबारा निकाला 0.5, सबका हमने रख के निकाला, आंसर आ गया आमने सामने, ठीक है। आंसर आने के बाद मैंने सबका सम किया, जो मेरे पास ये वैल्यू निकल रही है ये मेरे पास का स्क्वायर की वैल्यू है, और मुझे ये सम दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ टेबल दिखाना है, ये का स्क्वायर ख़त्म हो गया।